हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर बोहर्स मॉडल। अब बोहर्स मॉडल तो हमने पढ़ लिया था, बोहर्स मॉडल का हमने छोटा सा हिस्सा पढ़ा था और अभी छोटा सा हिस्सा और रहता है। ठीक है, तो मीन्स बोहर की स्टोरी का हाफ पार्ट हम स्टडी कर चुके और हाफ पार्ट ये है। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या चीजें शुरू की, स्टडी की। शुरू में तो हमें यही नहीं पता था कि एटम क्या होता है, फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि एटम भी होता है, उसको हम तोड़ भी सकते हैं। जैसे थॉमसन ने बता रही है एटम के अंदर से तो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे थॉमसन ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो दैट मीन्स एटम में इलेक्ट्रॉन। और क्या क्या है, फिर रदरफोर्ड है कि मैं भी बताता हूँ एटम के अंदर तो न्यूक्लियस भी है, तो उसने सेकंड पॉइंट भी बता दिया। फिर नील बोहर आता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नहीं, इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ और भी है। क्या है, तो उसने बताया कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो तीसरी चीज नील बोहर ने बता दी। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर वहां पे सर्कुलर ऑर्बिट्स है तो उनकी रेडियस कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूम रहे हैं उस ऑर्बिट में, ऐसे ऐसे मूव करे, ऐसे ऐसे मूव करे, इससे भी फास्ट मूव करें, कैसे मूव करें। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देने वाले हैं आज के लेक्चर में। मीन्स हम नहीं देंगे, नील बोहर ने दे दिया है, हमें तो जस्ट स्टडी करना है। मतलब बहुत इजी है। देखो उन लोगों ने जब इस चीज की डिस्कवरी कर दी, हमें तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी वर्ड का मतलब क्या है? स्टेशनरी वर्ड का मतलब है कि जैसे अगर हम बोले कि हमें यहाँ से 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक है, खाना वगैरह खा हम रनिंग करते, तो ये बताओ कि 5 किलोमीटर जाने के बाद हम थक जाएंगे या नहीं थक जाएंगे, ऐसे करके गिरेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, लगातार रिवॉल्व कर रहा है, और फिर भी हम बोल रहे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सुपरमैन होगा, मतलब उसकी एनर्जी कमी नहीं हो रही, उसकी पावर कमी नहीं हो रही है। तो ये सुपरमैन ही है। ठीक है, कैसे सुपरमैन है? जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा होगा, एक्चुअल में वो रिलीज ही नहीं कर रहा है, जो एनर्जी उसको चाहिए घूमने के लिए, सर्कल में भागने के लिए, वो एनर्जी उसको न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। न्यूक्लियस कैसे देगा? मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। जैसे दिखाते हैं ना मूवीज के अंदर, क्या होता है अगर हीरोइन है तो, जैसे बागी मूवी के अंदर था, ठीक है, बागी मूवी के अंदर वहां पे क्या आती है, श्रद्धा कपूर दिख जाती, तो उस मूवी का जो विलन होता है वो और भी पूरी रेस लगाता है, मतलब पूरी स्पीड से, पूरी एनर्जी से उस रिवर को क्रॉस करके फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, उसको एनर्जी कौन दे रही है? वो हीरोइन दे रही है, श्रद्धा कपूर दे रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, विलन हो गया, और पॉजिटिव मतलब श्रद्धा कपूर, तो उन दोनों की जो अट्रैक्शन है इसको एनर्जी दे रही है सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एनर्जी का लॉस तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब देखो, अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स तो है, इसकी रेडियस बताओ कैसे निकालेंगे? तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पोस्टुलेट। पोस्टुलेट होता है, पोस्टुलेट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके अंदर जैसे बोलते हैं ना मैजिक मायने रखता है, इसमें लॉजिक मायने रखता है कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए ठीक है, आ गया तो पोस्टुलेट बोलो, पोस्टुलेट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, वरना तो इसको कुछ भी बोल सकता हूँ। mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू kze स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सेकेंड पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh कट, मतलब h डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये थे बोहर के 2 पोस्टुलेट। अब इन्हीं का यूज करेंगे हम रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट। यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट से हम क्या निकाल लेते हैं? वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई 2 पाई। यहां से निकाल लो वेलोसिटी, किसके इक्वल हो जाएगी? एन एस डिवाइड बाई 2 पाई। एम आर को ले जाओ डिवाइड में, वी निकल गया। अब इससे देखो फर्स्ट पोस्टुलेट से इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, तो अब
अब आगे क्या होगा कालिया, यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट। अब हमारे पास अभी एक ऑप्शन और है, फर्स्ट पोस्टुलेट का भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइफ है मीन्स हमारे पास क्या होगी, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखो, हमें तो चाहिए रेडियस, तो वेलोसिटी का क्या काम। जब हमें यही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जहां पे रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, तो हमें क्या पता कि उसमें वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मतलब वेलोसिटी तो अभी तक हमारे पास है ही नहीं, तो v जब है ही नहीं तो v का क्या काम है, v को तो खत्म करो यहाँ से। तो खत्म करने का मतलब है कि यहाँ पे v की वैल्यू यूज करो, यूजिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। v यहाँ पे क्या v और यहाँ पे v का स्क्वायर, मतलब पूरी टर्म का कर दो स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसर, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार डाला, यहाँ पे एक m है और यहाँ पे 2m है, तो एक m ने दूसरे m को मार डाला, बच गया एक m। अब हमें चाहिए रेडियस, रेडियस बेचारी सबसे नीचे, तो इसको उठाओ और उस साइड रख के आओ, ठीक है। बट अब इसकी इसके साथ बनेगी नहीं, मतलब हमें तो सिर्फ रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पे इसका क्या काम, इसको इसके नीचे ले जाओ। तो यहाँ से देखो रेडियस को हम राइट साइड में लेके आ रहे, तो रेडियस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर हमने यहाँ से रेडियस को हटा दिया तो बच गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। अब ये टर्म आ गई इसके डिवाइड में के जेड ई स्क्वायर, और इस साइड क्या बच गया, ये वाला आर, तो ये आ गई हमारे पास रेडियस। इतना बड़ा फॉर्मूला, ठीक है, निकाल के दे दिया इसने। अब बड़ा सिर्फ कहने के लिए, इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है। कैसे, क्या एन कांस्टेंट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि एन तो वेरिएबल है ना। फर्स्ट रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड रखेंगे तो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड रखेंगे तो थर्ड ऑर्बिट, मतलब एन तो वेरिएबल है। एन स्क्वायर को तो एज इट इज रखो। एच तो कांस्टेंट है तो एच को कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ई है। जेड फिर से वेरिएबल, कैसे, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, आगे सोडियम के लिए 11, इसी तरह से चेंज होता रहता है। तो मतलब Z एज इट इज, सारी चीजें कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट में डाल दो, और ये आ गया हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जैसे अगर हम करते 4 हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना नील बोहर की कमी थी, मतलब उसने थोड़ी थोड़ी गलतियां कर दी है। कहाँ पे गलती कर दी है, जैसे अभी हम कर रहे थे यहाँ पे H2 लिख के, H2 अगर लिख देंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। H मतलब हाइड्रोजन एटम होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम H2 लिखते हैं, या फिर ब्रैकेट लगा के लिख दो। अब यहाँ पे देखो, ये जो बोहर का मॉडल था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, मतलब इसमें बहुत पार्शियलिटी की, इतनी सारी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, उनके लिए कौन देगा मॉडल। तो इसने तो गलत किया ना, किसके लिए दिया ये मॉडल पूरा का पूरा, हाइड्रोजन के लिए, ओनली हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए इसने अपना मॉडल दिया, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल मतलब कि डायरेक्टली n स्क्वायर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ली, फिर सेकंड ऑर्बिट की रेडियस ली और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस ली, और उन तीनों का रेशियो देखें तो कितना आएगा। फर्स्ट का मतलब 1, सेकंड का मतलब सेकंड का स्क्वायर 4, थर्ड का मतलब थर्ड का स्क्वायर 9, तो सभी का रेशियो कितना आ जाएगा 1:4:9। मतलब क्या, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट कहां पर होगा, जब उसकी रेडियस फर्स्ट वाली की 4 टाइम्स होगी, मतलब उसका जैसे बोलते हैं ना, उसके पापा का घर नहीं है यहाँ पे कि जहां पे उसका मन करेगा घुस जाएगा, भाई मैं तो यहीं से जाऊंगा, नहीं, उसके बाद
वेल डिफाइंड पाथ है कि यहीं से जाना है, कंपल्सरी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे होगा, तो सेकेंड ऑर्बिट होगा 4r पे, थर्ड ऑर्बिट होगा 9r के ऊपर। ठीक है, तो ये था रेडियस का रेशियो। और जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए रेडियस निकालते हैं तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, m की जगह फर्स्ट, z की जगह फर्स्ट, और सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे तो r आएगा 0.529 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आ गया हाइड्रोजन एटम की रेडियस जो कि तुम्हें लर्न करनी है। अब यहाँ पे उसने रेडियस तो निकाल दी, अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी है। तो नील बोहर ने इसका आंसर भी दे दिया। नेक्स्ट उसने निकाली थी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिट के अंदर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो बहुत ही इजी है। हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी। तो स्पीड निकालने के लिए हम करेंगे कि यहां से दोनों के अंदर से, दोनों इक्वेशंस में से रेडियस को कैंसल आउट कर दो, क्योंकि रेडियस का कोई यूज नहीं है। तो रेडियस को कैसे कैंसल आउट करेंगे, देखो सेकेंड पोस्टुलेट से, यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट क्या होगा, आर निकालनी है ना। तो देखो कैसे निकलेगी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहां से आर इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई 2 पाई एम आर निकल गया। अब यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट से फिर से आर निकाल दो, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसल। अब निकालनी है आर की वैल्यू, तो आर को ले जाओ लेफ्ट में, बाकी सारे टर्म राइट में, के जेड ई स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, पैरों के नीचे रोन दिया किसने, के जेड ई स्क्वायर ने, किसको, एम वी स्क्वायर को। तो रेडियस आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब बोहर ने क्या कहा, फर्स्ट पोस्टुलेट से तो बोल दिया रेडियस इसके इक्वल होती है, सेकंड पोस्टुलेट से बोल दिया रेडियस इसके इक्वल होती है। बट ऐसा कैसे हो सकता है, रेडियस की दो वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती ना। दैट मीन्स जब दोनों के अंदर हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे वो एक ही आएगा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, फिर कंपेयरिंग किसको, 1 और 2 को, तो क्या आ जाएगा, एन एस डिवाइड बाई 2 पाई एम आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर। यहां पर हमने कुछ गड़बड़ की, हाँ यहां पर आएगा v, क्योंकि r की वैल्यू हमने निकाली तो m v, ठीक है। अब v से v कैंसिल आउट, हमें चाहिए सिर्फ v, और सिर्फ v के लिए v को तो इस साइड ले आओ, बाकी सारी टर्म को, इस टर्म को ले जाओ उस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही क्या है, के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है डिवाइड में, यहाँ पे m। अब इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे, जो इस साइड में क्या है ऊपर है वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा नीचे, जो इस साइड नीचे है वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ऊपर। तो m से m कैंसिल आउट, v की वैल्यू आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर 2 पाई डिवाइड बाई एन एच। ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे देखो जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और बाकी सारी टर्म्स क्या इंक्लूड होगी कहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अंदर। तो मतलब v निकल गया ना। अब जब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे 2 की, k की, पाई की, n की, h की, z की, हाइड्रोजन के लिए, तो v आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है। देखो ये वैल्यू है कितनी, इस वैल्यू को हम कितना लिखेंगे,
2.2 इंटू 3 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, तो 10 से ये कैंसल आउट हो गया। इसको हम किलोमीटर बोल सकते हैं 1000 को, ये मीटर पर सेकेंड है ना, तो 1000 मीटर को किलोमीटर में लिख दो। तो v कितना आ गया 22 और 2 0 ये, और इसको बना दिया किलोमीटर पर सेकेंड। पता है कितना सुपरमैन से भी सुपरमैन हो गया ये तो, कि वो 1 सेकेंड में 2200 किलोमीटर, कितना है 2200 किलोमीटर, इतना हाई स्पीड से, चक्कर आके गिर जाएगा बंदा सुन के कि इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है। कहाँ पे? एटम में, मतलब ये डस्टर है। क्या दिख रहा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है? दिख ही नहीं रहा, स्पेक्स लगवा लो। इतनी हाई स्पीड से जब एक इलेक्ट्रॉन बंदा मेहनत कर रहा है घूमने में और तुम्हें वो दिख ही नहीं रहा, देखो दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से मूव करता है। एक्चुअल में हमें दिखते नहीं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी हाई स्पीड से वो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और है स्पीड से रिलेटेड। स्पीड से रिलेटेड एक पॉइंट और क्या आएगा कि जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड है। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे C/V कर, या फिर इसको उल्टा कर दो। उल्टा क्यों करना है अभी पता चल जाएगा। V/C 2.2 इंटू 10⁶, 3 इंटू 10⁸। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/37, और इस 1/37 का नाम देंगे हम अल्फा, जिसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो 1/37 फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसको हम दिखाते हैं ये है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है V/C, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/37। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो किसके इक्वल होती है? लाइट की स्पीड को अगर मैं 1/37 से डिवाइड कर दूं तो वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाती है, ठीक है, इतनी हाई स्पीड से। अब ये जो अल्फा स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि कितनी वैल्यू होती है अल्फा स्ट्रक्चर कांस्टेंट की, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे तो कंप्लीट होता है। अभी हमें एक चीज और निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। v लीनियर वेलोसिटी मतलब कोई बंदा सीधा भाग रहा है, ऐसे सीधी लाइन के अंदर भाग रहे हैं, ठीक है, वो होगी लीनियर वेलोसिटी। किसके इक्वल होती है? r ओमेगा। ओमेगा मतलब कोई बंदा ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल के अंदर भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा। मतलब देखो भाग वही सेम पर्सन है, अगर वो सीधा भाग रहा है उसकी वेलोसिटी v, अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा, r उस सर्कल की रेडियस। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है जो कि इसके इक्वल आ गया v इज इक्वल टू 2 पाई r। v का फॉर्मूला यहां से उठा के पुट कर दो। अभी अभी हमने निकाला था 2 पाई kz² डिवाइड बाई 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला kz² डिवाइड बाई r, एंड ये एज इट इज है ना, अरे क्या कर दिया, NH। अब ठीक है, हाँ ठीक है ना, kz² 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, नीचे वाला r एज इट इज और इस साइड वाला NH एज इट इज, बिल्कुल सही, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, z की वैल्यू 1 की वैल्यू, r की वैल्यू, n की वैल्यू, r की वैल्यू और h की वैल्यू,
तो फ्रीक्वेंसी आएगी 6.57 इंटू 10⁻⁻15 हर्ट्ज। ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। कई बार हम हर्ट्ज की जगह लिख देंगे आरपीएस। आरपीएस भी हर्ट्ज ही होता है। आरपीएस का मतलब क्या होगा? रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन या रोटेशन, कि वो एक सेकेंड के अंदर कितनी रोटेशन कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं आरपीएम, और उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब हर्ट्ज। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से, मतलब एक सेकेंड में इतने चक्कर गोल करता है। हम कितने चक्कर लगा सकते हैं ऐसे गोल 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 गोल? कितने? 10, 12, उतने में तो गिर ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो कितने चक्कर लगा रहे? 10⁻⁵, मतलब 10⁻³ होता है 1000, 4 होता है 10,000, 5 होता है 1 लाख, और ये कितने चक्कर लगा रहा? बहुत ज्यादा चक्कर लगा रहे। ठीक है, तो ये थी फ्रीक्वेंसी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट।